परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, वाङ्मय नंबर 13। इस पर हम लोग प्रति रविवार इस समय 7:35 से हम लोग जो है इस पर चर्चा करते हैं। और अभी चर्चाओं के क्रम में हम लोग इस समय प्राणमय कोश पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्राणमय कोश में प्राण के स्वरूप पे हम लोगों ने चर्चा की। पिछली कक्षा में भी 10 प्राणों के स्वरूप पे चर्चा हुई और यह बताया गया यह बताया गया कि जो 10 प्राणों के स्वरूप को जान लेता है, फिर उसको कभी जीवन में उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का मतलब ये है कि आत्मा तो शाश्वत है, जन्म मरण तो केवल शरीर का होता है। तो जो व्यक्ति शरीर भाव में जीता है, जन्म मृत्यु उसी की होती है। जो आत्म भाव में जीता है, तो आत्मा की तो कभी मृत्यु ही नहीं होती है। वो तो केवल कलेवर की तरीके से ये बदलती रहती है, शरीर को बदलती रहती है। और प्राण को, प्राण का क्षय होना भी मृत्यु है। हम लोग जिस तरीके से अपने प्राण को क्षय कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो वो भी एक मृत्यु है। तो इसी बात को इसमें कहा गया है कि जो प्राण के रहस्य को जान लेता है, फिर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अमरत्व को प्राप्त होता है। 10 प्राणों की हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने उदान, अपान, प्राण, व्यान, समान, और जिसमें हम लोगों ने देवदत्त, धनंजय, नाग, कृकल और कूर्म प्राण, इन प्राणों की हम लोगों ने ये चर्चा की थी। तो इस 10 प्राणों के स्वरूप को हम लोग खूब जान चुके हैं। इनकी स्वरूप को जाना और इनसे लाभ क्या है, इनका संरक्षण करके कौन कौन सी उपलब्धियां हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने जाना। अब प्रैक्टिकल करने की, इसमें ये है, प्रैक्टिकल करने का समय है कि अब हम लोग इसमें कुछ प्रैक्टिकल करके देखें। तो आज जो ये कक्षा है, ये बंद की कक्षा है। हम लोग पिछले सप्ताह, पूरे सप्ताह थोड़ा थोड़ा बंद के लिए हम लोग चिंतन करते रहे। जो ग्रुप में जो बंद के संबंध में जो छोटे छोटे मैसेज डाले जाते थे, उस पर हम लोग चर्चा भी करते रहे। आज उसी को कंबाइंड रूप से हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में आज उसके प्रैक्टिकल को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें, थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि आज इसमें गुरुदेव ने इसमें ये क्या लिखा है, क्या गुरुदेव कहना चाहते हैं। बंद मुद्रा, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद का रहस्य। तो इसको परम पूज्य गुरुदेव ने आज ये चर्चा में लिया है इस चैप्टर में। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका एक बार ये शेयर कर देते हैं, इसको स्लाइड को शेयर कर देते हैं।
तो हम लोग ये देखते हैं कि प्राणमय कोश की साधना में प्राणमय कोश की साधना में बंधों का बहुत महत्व होता है। तो बंध का बहुत महत्व है, क्योंकि प्राण को जो हम लोग ये खींचते हैं, तो बंध के द्वारा वो प्राण के आवागमन के रास्ते को बंद किया जाता है, और उस विशेष जगह के प्राण पर थोड़ा सा वहां पर दबाव देकर उस जगह को उस जगह को एक्टिवेट किया जाता है। तो जब प्राणायाम बंद के साथ में किया जाता है, तो प्राणायाम का प्रभाव दुगना हो जाता है। तो अब से हम लोग बंधों के साथ में भी प्राणायाम किया करेंगे, जो हम लोग प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। तो उस अभ्यास में हम लोग बंध भी लगाया करेंगे साथ में। अब इसमें ये कहा गया, ध्यानात्मक आसनों में पूर्ण लाभ उठाने के लिए 3 बंध साधने की व्यवस्था योगियों ने की है। ध्यान में भी बंध के लिए इसमें बोला गया है, और प्राणायाम के लिए बंध पूरक और सहयोगी सिद्ध होते हैं। ये इनका स्वतंत्र रूप से फल तो नहीं मिलता है कि केवल हम बंद लगा लें, प्राणायाम के साथ में ही इनका फल मिलता है, और जो मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के रूप में होता है। तो बंद कुल 3 होते हैं: मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। ये 3 बंद होते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखें, मूल बंद को देखें हम। तो इसमें मूल बंद को क्या करते हैं कि ये अपने जो गुदा द्वार होता है, गुदा के छिद्रों को सिकोड़कर हम ऊपर की ओर ले जाते हैं और ऊपर खींच के रखते हैं। जब खींच के रखते हैं तो इससे क्या लाभ होता है, ये लाभ का वर्णन इसमें किया गया है। जब गुदा को संकुचित करते हैं तो अपान स्थिर रहता है। वैसे अपान की गति चलायमान रहती है। अपान की गति स्वभावतः नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर ये चलता रहता है। जब नीचे की ओर जाएगा तो व्यक्ति की वृत्तियां भी निम्नगामी वृत्तियां होती हैं। तो इससे क्या है, अपान स्थिर हो जाता है, वीर्य का अधः प्रभाव रुककर स्थिरता आने लगती है। वीर्य जो नीचे की तरफ चलता है, जो स्वाभाविक, जो मूत्र इत्यादि के रास्ते से निकलता रहता है, उसमें स्थिरता आ जाती है। प्राण की अधोगति रुककर ऊर्ध्व गति होती है। तो जो स्वभावतः कुंडलनी जो नीचे की तरफ उसका ये मुख रहता है और नीचे की तरफ उसकी गति रहती है, तो ऊर्ध्व गति होने लगती है। प्राण की ऊर्ध्व गति ही कुंडलनी का जागरण है। जैसे जैसे प्राण जो है अधोगति से ऊर्ध्व गति की तरफ चढ़ता है, चलता जाएगा, उतने ही परिमाण में हमारी कुंडलनी जागृत होती रहेगी। मूलाधार स्थित कुंडलनी में मूल बंध से चैतन्यता आती है। कुंडलनी वैसे सोई रहती है, लेकिन जब मूल बंध लगाते हैं तो मूल बंध से इसमें चैतन्यता आने लगती है, स्फुरण पैदा होता है मूल बंध से। आंत भी बलवान होती हैं, मलावरोध नहीं होता है, मल संबंधी, कॉन्स्टिपेशन संबंधी इत्यादि शिकायत होती है वो सब नहीं होती। रक्त संचार की गति भी ठीक रहती। अपान और कूर्म दोनों ही प्राण पर मूलबंध का प्रभाव पड़ता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अपान और कूर्म जो 2 प्राण होते हैं, इन दोनों पर मूलबंध का प्रभाव पड़ता है। अपान और कूर्म जिन तंतुओं में बिखरे रहते हैं, तो क्योंकि जो हमारी नस नाड़ियां ये C1 से लेके ये पूरी फैली हुई हैं, तो जिन जिन तंतुओं में हमारा ये अपान प्राण रहता है, तो वो बिखराव उसका, उसको मूल बंध के माध्यम से बिखराव उसका केंद्रित हो जाता है। तो अपान प्राणम केंद्रीभूत होने लगता है। फैला रहता है तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन केंद्र में रहता है तो उसको जो है फिर ऊर्ध्वागमन में उसको उसको सहायता मिलती है। अब इसकी प्रक्रिया देखते हैं। इसके 2 आधार हैं। एक, मलमूत्र के छिद्र भागों के मध्य स्थान पर एड़ी का हल्का दबाव देना, और गुदा संकोचन के साथ मूत्रेंद्रीय नाड़ियों को ऊपर खींचना। तो इसमें एड़ी का दबाव भी दिया जाता है, और इसको गुदा
का संकोचन कर मूत्रेंद्रियों नाड़ियों का संकोचन कर भी इसको ये किया जाता है। हम लोग ये देखें तो यहाँ पर ये दिख रहा है, इस चित्र में हम लोग ये देखते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये हमारा अपान और कूर्म प्राण है। ये कोनिकल शेप में होता है, सारे प्राण जो कोनिकल शेप में होते हैं। ये ऊपर वाले एक भाग को इसको स्तर बोलते हैं और नीचे वाले भाग को बिंदु बोलते हैं। ये महाप्राण होता है तो ये लघु प्राण होता है। अब ये ऊपर वाला भाग अपान है तो नीचे वाला भाग कूर्म है। अब अपान और कूर्म में जो है इसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। इसे ये मूल बंध में गुदाद्वार को मूत्रेंद्रिय को ये ऊपर की तरफ जब खींचते हैं तो ये जो है ये होता है यहाँ पर जो है ये यहाँ पर एक जगह पर ही एकत्रित होने लगता है और इस पर इसका जो है अपान और कूर्म पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। ये मूल बंध का अपान और कूर्म पे प्रभाव पड़ता है। तो तो इसमें ये कहा गया है कि ये क्रिया आरंभ में 10 बार करनी चाहिए। इसके उपरांत प्रति सप्ताह जो है इसको एक एक बढ़ाकर 25 बार तक पहुंचाया जा सकता है। इसको अश्विनी और वज्रोली मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, अश्विनी मुद्रा भी करते हैं कुछ लोग जो है। ये थोड़ा सा आगे झुक कर जो वज्रोली मुद्रा करते हैं, इससे मूत्र इंद्रिय को खींचा जाता है ना। और अश्विनी मुद्रा में जो है इसको ये खींचते हैं, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचा जाता है ना। तो इसका कंबाइंड अगर ये मिला दिया जाए तो ये पूरा का पूरा मूल बंध बन जाता है, जिसमें वज्रोली अश्विनी ये सारी क्रियाएं होती हैं और जो है इसको मूल बंध कहा जाता है। प्राणायाम के समय हम ये क्रियाएं करते हैं। तो अब इससे भावना क्या करनी है, क्योंकि भावना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम करते समय भाव बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि जो भाव करेंगे वैसा ही संकल्प बनेगा और उसी तरीके से प्राण की गति होती हुई चली जाएगी। जो कामोत्तेजना का केंद्र है ये मेरुदंड मार्ग से खिसक कर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि कामोत्तेजना का केंद्र अगर ये नीचे रहेगा तो फिर ये नीचे के जो हमारे जेनेटल पार्ट्स हैं उनमें उत्तेजना पैदा करता है। जब नीचे उत्तेजना पैदा करेगा तो फिर नीचे जो है व्यक्ति का काम वासना की तरफ उसके उसका झुकाव होने लगता है, काम वासना की तरफ उसके ऊर्जा बहने लगती है। और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो मस्तिष्क मध्य जो है सहस्त्रार तक ये पहुंचने लगता है। धीरे धीरे खिसक के जो है इसको खिसका के इसको ऊपर ले आया जाता है। मूल बंध अश्विनी मुद्रा मूल बंध शक्ति चालनी के से धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाया जाता है। तो इससे कामुकता पर नियंत्रण आता है, क्योंकि कामुकता का केंद्र ऊपर की तरफ खिसकने लगता है तो कामुकता पर नियंत्रण आता है और कुंडलनी उत्थान इससे होने लगता है। इसे मूल इसीलिए कहा जाता है कि ये काया के मानवीय काया के मूल को बांध देता है। मूल का मतलब अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो हमारा आधार है, मूल आधार जिसको बोलते हैं, तो इसको बांध कर इसको ऊपर की तरफ ले आता है, इसीलिए इसको मूल बंध कहते हैं। मतलब मूल आधार को बांध कर ये ऊपर की तरफ ले जाने लगता है, इसीलिए इसको मूल को बांध देना कहते हैं। अब उद्यान बंध देखते हैं। उद्यान बंध है कि जो आंतों को खींचकर पीठ की तरफ लगा देने की क्रिया को उद्यान बंध कहते हैं। तो इसमें पेट को जितनी ऊपर खींचा जा सके उतना ही खींचते हैं और पीठ में चिपका देने देने का प्रयत्न इस बंध में किया जाता है। इसके लाभ बहुत हैं। मृत्यु को विजय करने वाला इसको बंध बोलते हैं, क्योंकि प्राण को नीचे नहीं खिसकने देता है, ये बांध देता है, वहीं वहीं प्राण को बांध देता है। जीवनी शक्ति बढ़ाकर दीर्घायु तक जीवन स्थिर रखने का लाभ उड्डयन बंध से मिलता है। जीवनी शक्ति को बढ़ाकर, क्योंकि जो जीवनी शक्ति अधोगामी है, उड्डयन बंध के माध्यम से हम इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो ये इससे जो है इसका हमें लाभ मिलता है, दीर्घायु का लाभ मिलता है। आंतों की निष्क्रियता भी दूर होती है। आंतें जो इसमें ये मल इत्यादि जमा रहता है, तो जब हम लोग इसको खींचते हैं तो मल वगैरह इससे जो आंतों से ये छुटकर जो है ये पूरा इसका जो मल का निष्कासन हो जाता है, आंतों की निष्क्रियता दूर होने लगती है। जो आंत, क्योंकि वैसे तो आंत वैसे अपने आप में तो कोई क्रिया नहीं करती, लेकिन जब ऊपर की तरफ उसको खींचा जाता है तो इसकी मसाज होती है आंतों की और इससे ये होता है। अंत्रपुच्छ जलोदर पांडु यकृत वृद्धि बहुमूत्र शरीर के उदर तथा मूत्राशय के रोगों में इस बंध से बड़ा लाभ मिलता है। तो बुढ़ापे के समय में देखा जाता है कि बहुमूत्र की समस्या हो जाती है लोगों को, बहुत सारे जेनेटल पार्ट्स के जो है मूत्र संबंधी बहुत सारे रोग हो जाते हैं।
तो अगर इसका अभ्यास करते रहा जाए तो इनमें जो है मूत्र संबंधी रोगों में बहुत फायदा मिलता है। नाभि स्थित समान और कृकल प्राणों में स्थिरता तथा वात पित्त कफ की शुद्धि होती है। इसको हम रोज प्राणायाम करते समय रोज इसके ये करते हैं, समान और कृकल प्राण में स्थिर ये अभिवर्धन हो रहा है, वात पित्त कफ शुद्ध हो रहा है, वात पित्त कफ का दोष जो है, तीनों दोष सम हो रहे हैं, इस तरीके से हम रोज भाव करते हैं। तो ये जो समान और कृकल प्राण जो हमारे नाभि में होते हैं, क्योंकि नाभि को ही इसमें खींचा जाता है, तो इसलिए समान और कृकल प्राण जो है ये एक बार सही से काम करने लगते हैं तो वात इसमें वात पित्त कफ की शुद्धि हो जाती है। क्योंकि हमारा जो समान प्राण है वो पित्त होता है और कृकल प्राण कफ होता है, दोनों के मिलने से वात बनता है। और इन तीनों दोषों से शरीर की अलग अलग क्रियाएं चलती हैं, इसको त्रिदोष बोलते हैं। और त्रिदोषों में अगर ये सम रहते हैं तो शरीर की क्रियाएं बढ़िया चलती हैं, व्यक्ति को बीमारी नहीं होती। लेकिन त्रिदोष में अगर कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए, ये जो है कुपित हो जाए, ये त्रिदोष कुपित हो जाए, तो फिर जो है व्यक्ति के शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती। तो इसलिए जो है इनको ये करना पड़ता है, इसको समान और कृकल प्राणों को हम लोग इसमें ये उत्तेजित करते हैं तो हमारा जो है वात पित्त कफ जो है ये तीनों दोष सम होने लगते हैं। तो ये उद्यान बंद से होता है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है, स्वादिष्टान चक्र में चेतना आती है। क्योंकि यहाँ पर स्वादिष्टान चक्र भी होता है पेड़ू में, पेड़ू में जो ये दिखाया गया है ये पेड़ू है, यहीं पे स्वादिष्टान चक्र होता है। तो इसमें भी चेतना आने लगती है। ये ऊपर मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र होता है, और नीचे यहाँ पर ऊपर जो है ये होता है मणिपुर चक्र, और यहाँ पर नीचे जो है ये स्वादिष्ठान होता है और यहाँ मूलाधार चक्र होता है। तो इसमें भी जो हमारा ये चेतना आने लगती है, स्वादिष्टान चक्र में चेतना आने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलने लगता है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार यहीं पर ही होता है, यहीं पर, यहीं से एंट्री होती है सुषुम्ना नाड़ी से प्राण की। तो सुषुम्ना नाड़ी का द्वार भी इससे खुलने लगता है और उसमें जो है स्वल्प श्रम से जागृत होने लगता है। जालंधर बंद को देखा जाए, अब जालंधर बंद जो है मस्तक को झुकाकर, ये मस्तक को झुकाकर और कंठकूप, ठुड्डी को कंठकूप में लगाने को जालंधर बंद कहते हैं। तो जालंधर बंद से जो है श्वास प्रश्वास पर अधिकार होने लगता है, श्वास प्रश्वास पर अधिकार हो जाता है। श्वास प्रश्वास पर अधिकार करके योगी लोग अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित कर लेते हैं, और नियंत्रित करके फिर समाधि अवस्था में वो लोग पहुंच जाते हैं। ज्ञान तंतु बलवान होते हैं क्योंकि मस्तिष्क पर ये खिंचाव पड़ता है, तो यहाँ पर जो ज्ञान तंतु हैं ये बलवान होने लगते हैं, जागने लगते हैं, जागृत होते हैं। अब हठयोग में बताया गया कि इस बंध का प्रभाव 16 स्थान की नाड़ियों पर पड़ता है, 16 स्थान की नाड़ियों पर इसी बंध का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये यहीं से पूरा जो कंठ में होता है, यहाँ पूरा का पूरा नाड़ी गुच्छा का आता है, जितना जो है नर्वस सिस्टम यहीं से आता है। जब इस पर दबाव पड़ता है तो इससे निकली हुई सारी नाड़ियां जितनी भी शरीर में निकली हुई हैं सारी की सारी नाड़ियों पर इस पर प्रभाव पड़ता है। इसमें बताएगा पादांगुष्ठ, गुल्फ, घुटने, जंघा, सीवन और लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, लंबिका, नासिका, भ्रू, कृपाल, मूर्धा और ब्रह्मरंध्र, ये सारी की सारी जो है नाड़ियों पर इसका प्रभाव केवल इसी बंद से पड़ने लगता है। 16 स्थान जालंधर बंद के से प्रभावित होते हैं, और विशुद्धि चक्र के जागरण में जालंधर बंद में सहायता मिलती है। उदान और जो देवदत्त प्राण है, उदान और देवदत्त प्राण भी इससे जो है इनका संवर्धन होता रहता है, और यहीं पर स्फुटा ग्रंथि होती है, स्फुटा ग्रंथि जागृत होती है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। और जब तीनों बंद लगा लिए जाएं, तीनों बंद लगा लिए जाएं तो उसको महाबंद की स्थिति बोलते हैं। तीनों बंद लगा लिए महाबंद की स्थिति बोलते हैं। यह सभी प्राणमय कोश को परिशोधित और चक्रों को जागृत करता है। सारे चक्र इकट्ठे जागृत होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ये हमारी ब्रह्म ग्रंथि होती है, विष्णु ग्रंथि होती है, ये रुद्र ग्रंथि होती है। तो ये पूरा का पूरा जो है तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। महाबंद जो है जब तीनों बंद लगे जाते हैं, यहाँ से मूल बंद लगा हुआ है, उद्यान बंद भी लगा हुआ है और जालंधर बंद भी लगा हुआ है। तो तीनों के तीनों जो है इसमें ये होते हैं, तीनों ग्रंथियां इससे प्रभावित होती हैं। और तीनों ग्रंथियों के एक एक ग्रंथि के जो है दो दो सहायक चक्र होते हैं। तो हमारे षट चक्रों का जागरण इससे ये होने लगता है, और मानसिक सक्रियता इससे बढ़ने लगती है और अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत होती हैं। तो यही इसमें आज के इसमें यही था।
अब हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम इसका देख इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को। तो देखिए, मूल बंध जो होता है, मूल बंध हम गुदा द्वार को ऊपर से खोलते हैं। तो मूल बंध जब बढ़िया बढ़िया कब लगता है? मूल बंध हमारा बढ़िया लगता है जब हम लोग जो है ये करते हैं, अंत्य कुंभक जब हमारा होता है। अंत्य कुंभक में दो बंध बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो जालंधर बंध, ये जालंधर बंध और मूल। तो सबसे पहले मूल बंध का देखते हैं, मूल बंध का अभ्यास करते हैं। जो लोग अभ्यास करने की स्थिति में हो वो लोग मूल बंध का अभ्यास करते रहेंगे, है ना। गुदा गुदा द्वार को ऊपर से खोलना। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे कैसे। पहले प्रारंभ में एक एक बंध का अभ्यास करते हैं, ठीक है। सांस खींचते जाएंगे, ऐसा भाव करेंगे कि अब नीचे से जो है प्राणवायु ऊपर को जा रही है ना। तो सांस ऊपर खींचते रहेंगे और गुदा द्वार को धीरे धीरे संकुचन ऐसे करते रहेंगे, सांस खींचते जाएंगे। पूरी सांस खींचिए और गुदा द्वार वहीं हो जाए, फिर सांस छोड़ते हुए गुदा द्वार को छोड़ते जाएंगे, ऐसे करके हमें करना है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। सांस भरते हैं और गुदा द्वार को संकुचित करते हैं। ये भाव करें कि काम उत्तेजना का केंद्र ऊपर की तरफ खिसक रहा है और कुंडली में स्फुरण हो रहा है। सहस्त्रा ये सुषुम्ना नाड़ी से होता हुआ सहस्त्रार की तरफ बढ़ रहा है। अब सांस छोड़ते हुए इसको छोड़ देंगे, पुनः खींचते हैं। कुंडली में स्फुरण हो रहा है, काम उत्तेजना ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अपान, बिखरा हुआ अपान और कूर्म एक जगह पे केंद्रित हो गए। सांस छोड़ देंगे, पुनः सांस भरते हैं और मूल बंद, इसको जो है उदरद्वार और मूत्रेंद्रिय को ऊपर की तरफ खींचते हैं। सांस भरते से भाव करें प्राण, प्राण वायु को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। काम उत्तेजना का केंद्र ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सुषुम्ना में से होकर सहस्त्रार की तरफ जा रहा है। ऐसा भाव करते रहेंगे। कुंडलनी का सहस्त्रार में मिलन हो रहा है। जितना हम लोग अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा इसका प्रभाव होगा। ये पूरा संकल्प बल के आधार पर चलता है। जितना भी प्राणायाम का क्रम है पूरा का पूरा संकल्प बल के आधार। जितना हम बढ़िया संकल्प कर लेंगे उतना ही बढ़िया। पुनः करते हैं एक बार फिर। सांस ऊपर एक तरफ खींचते हुए और मल मूत्र छिद्रों को ऊपर की तरफ। कुंडलनी का कुंडलनी का ऊर्ध्वागमन, प्राण का ऊर्ध्वागमन। सुषुम्ना में से प्रवेश, ऐसा भाव करते रहेंगे। कुंडलनी मुंह इसमें सुषुम्ना में से होती हुई और सहस्त्रार की तरफ बढ़ रही है। सांस छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये मूल बंध की प्रैक्टिस हम लोग ये इसमें प्रैक्टिस करते कर सकते हैं। प्राणायाम के साथ में जब भी श्वास खींचे मूल बंध को लगाते जाएं साथ साथ, और जब श्वास को छोड़े मूल बंध को छोड़े। तो हर एक प्राणायाम के साथ में इस तरीके का हम लोग ये कर सकते हैं। तो प्रारंभ में इसके 10 ही अभ्यास करने चाहिए।
और 10 अभ्यास के बाद में हर सप्ताह एक एक अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बहुत अधिक जो है इस क्षेत्र में बहुत अधिक भी एकदम बहुत जोर नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे जो है ये अभ्यास में आता है। इसके बाद में अगला हमारा उद्यान बंद रहता है। तो उद्यान बंद जो है बाहरी भैया पूर्वक थोड़ा थोड़ा उद्यान। थोड़ा आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही थी। जी जी। अच्छा, एक नहीं मिनट। भैया, आवाज तो सही लग रही है, अच्छी इनकी है बहुत धीमा शायद। आ रही है। ये अच्छा। आवाज आ रही, हम तो बहुत दूर पे बैठे हुए हैं, फिर भी एकदम साफ साफ सुनाई दे रहा है। अच्छा, बहुत कुछ। ठीक आ है, रही है ठीक है, आवाज, अच्छा। ठीक है। धन्यवाद। तो अब हम लोग जो उद्यान बंद का अभ्यास करते हैं, तो उद्यान बंद में हम लोग पेट को ऊपर ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो उद्यान बंद का जो अभ्यास बताया है, इसमें भी पेट को फुलाना और पिचकाना होता है ना। तो एक एक बंद का अलग अलग अभ्यास कर रहे हैं, फिर प्राणायाम के साथ में इसको तीनों बंद लगाने का अभ्यास करेंगे। देखिए, उद्यान बंद ये, इसको ये देख रहे हैं जैसे। तो इसमें बाहरी कुंभक में जो है इसका अभ्यास बढ़िया होता है। तो पहले हम सांस भरेंगे। इसमें सांस भर के अब वांग्मय में देखेंगे तो इसमें डिटेल में दिया हुआ, वांग्मय नंबर 13 में उद्यान बंद की क्रिया में डिटेल में दिया हुआ है। तो पेट को फुलाना और पिचकाना पड़ता है इसमें। पहले पेट को, क्योंकि बिना फुलाए हुए कैसे पिचकाएंगे, तो इसमें प्राण ऊर्जा को भरेंगे। प्राण ऊर्जा भरी, अब इसको जो है छोड़ेंगे। तो ऐसे करके ये नाभि को उठाकर पूरा ये पीठ में लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये जो है बिल्कुल एकदम इसके लिए जब भी बंधों का हम लोग अभ्यास करें तो खाने पे हम लोग को बहुत ये करना चाहिए, सब्जी इत्यादि का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी आंतें जो कोमल हो जाए, है ना। बहुत अधिक गरिष्ठ भारी और अगर हम लोग जो है ये अ, अम्लीय भोजन करते रहेंगे तो आंतों में पहले से ही एसिड रहता है, तो फिर साइड इफेक्ट होने का ये है। तो इसलिए बिना भोजन पे संयम किए जो है योग पूरी तरीके से ये नहीं बन पाता है। तो इसलिए अब पुनः उद्यान मन का अभ्यास करते हैं। देखिए, श्वास भरें, प्राण को भरा, छोड़ा, और इसको खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सुषुम्ना में चेतना आ रही है। जरा मरण समाप्त हो रहा है, दीर्घायु हो रहे हैं। आंतों की मसाज हो रही है, इनमें सक्रियता आ रही है, मलावरोध दूर हो रहे हैं। ऐसा भाव करते रहेंगे। तो सोचना जरूर है, सोचेंगे नहीं तो फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा, है ना। पुनः इसका अभ्यास करते हैं। सांस भरी और छोड़कर बाहरी कुंभक में उद्यान में। तो अधिष्ठान का मार्ग खुल रहा है, कुंडलिनी में चेतना आ रही है, आंतें मजबूत बन रही हैं, हमारे लिवर, किडनी, सभी ये सब मजबूत बन रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग जो है ये हम लोग उद्यान बंद का अभ्यास कर सकते हैं। अब उद्यान बंद के बाद हमारा जालंधर बंद आता है। तो जालंधर बंद में ठुड्डी को या कंठकूप में, ये कंठकूप है, यहाँ कंठकूप में लगाया। तो इसको भी जो है इसको कुंभक में इसका अभ्यास किया जाता है, कुंभक में, है ना। क्योंकि जब ये लग जाएगा तब ये यहाँ ये नहीं होगा, सांस नहीं ले पाएंगे हम। तो इसको भी जब ये किया जाता है तो सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद में और कुंभक में उद्यान बंद। उद्यान बंद को छोड़कर सांस छोड़ देंगे।
उद्यान बंद में भाव ये करना, हमारे 16 जो केंद्र बताए थे, वहां की नाड़ियों पर खिंचाव पड़ रहा है, और वहां पर चेतना जग रही है, वहां पर प्राण ऊर्जा, वहां पर चेतना आ रही है, और कहीं पे कोई अवरोध है वो समाप्त हो रहा है। ऐसा भाव इसमें जालंधर बंध में हम लोग करते रहेंगे। विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है, ये विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। यहाँ पर उदान और देवदत्त प्राण जागृत हो रहा है। जो हमारे जो जोड़ हैं वो मजबूत बन रहे हैं, और जो हमारी थायराइड पैराथायराइड है वो सही हो रही है ना। और साथ में जो है स्फुटा ग्रंथि उजागरित हो रही है। सब भाव करते रहेंगे, श्वास भरेंगे। विशुद्धि चक्र का जागरण, 16 महत्वपूर्ण केंद्रों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। उदान, देवदत्त का संवर्धन, शोधन, स्फुटा ग्रंथि जागृत हुए। पुनः पुनः करेंगे, श्वास भरें। पूरे शरीर में इसका प्रभाव महसूस करें। पादांगुष्ठ, गुल्फ, घुटने, सीवन, मूर्धा, तालु, लंबिका, नासिका, सब पर इसका जो है प्रभाव अनुभव है। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ये अभ्यास पूरा हुआ। इसका जालंधर बंद का इस तरीके से हम अभ्यास कर सकते हैं। अब महाबंद हम लोग लगाएंगे। महाबंद में देखिए, अब तीनों बंद हम लोग इकट्ठे लगाएंगे। प्राणायाम में कैसे लगाते हैं तीनों बंद, इसको देखेंगे ध्यान से। प्राणायाम में तीनों बंद हम लोग कैसे लगाते हैं, तो जब प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं, सांस को हम लोग ये खींचते हैं, प्राणवायु को अंदर खींचेंगे। प्राणवायु को अंदर खींचा, और सबसे पहले बंद जो है यहाँ से लगाना प्रारंभ करते हैं। मूल बंद सबसे पहले लगाएंगे, और फिर उद्यान बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद लगाएंगे। उसके बाद जब छोड़ेंगे तो जालंधर बंद पहले छोड़ेंगे, फिर उद्यान बंद छोड़ेंगे, फिर मूल बंद जो है बाद में छोड़ेंगे। तो लगाते समय सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे, और छोड़ते समय सबसे बाद में मूल बंद छोड़ेंगे, इसी क्रम में लगाएंगे। तो देखिए अब इसको करते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम में। ये तीनों बंद कैसे लगाए जाते हैं, महाबंद की स्थिति में कैसे आते हैं हम। श्वास भरा, प्राण को खींचा, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर। तीनों ग्रंथि वेदन की भावना करते रहे। जालंधर बंद छोड़े, उद्यान बंद छोड़े, मूल बंद छोड़ दें, सांस बाहर निकाल दें। तीनों बंद छोड़ने के बाद ही सांस को बाहर निकालना है, और कुंभक उतना ही करें जितना क्षमता में है, क्योंकि इसमें हमें बाहरी कुंभक का अभ्यास भी करना पड़ता है। अब हम लोग जो है बाहरी कुंभक में भी तीनों बंद लगाएंगे। अभी तो अंत्य कुंभक में लगाए, बाहरी कुंभक में तीनों बंद लगाएंगे। सांस भरेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। जालंधर बंद छोड़ा, उद्यान बंद छोड़ा, मूल बंद छोड़ा, सांस बाहर निकाल दी। अब बाहरी कुंभक में तीनों बंद, मूल बंद, उद्यान बंद। इस तरीके से नीचे से बंद लगाना प्रारंभ करते हैं, ऊपर से फिर उसको जो है फिर छोड़ते हैं। पहले मूल बंद सबसे पहले लगाना, और सबसे बाद में इसको छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि यही मूल है, यहीं से शक्ति निकलती है। तो सबसे पहले जो है मूल बंद को ही लगाया जाता है, कि यहाँ इस शक्ति का द्वार ये बंद हो जाए। सारे बंदों खोल के इसको खोलते हैं, फिर एक बार अभ्यास करते हैं। श्वास भरेंगे, प्राण को खींचा, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद।
जलंधर बंद छोड़ेंगे, उद्यान बंद छोड़ेंगे, मूल बंद छोड़ेंगे, सांस को बाहर निकाल दें। तो ये हमारा इस तरीके से ये अभ्यास पूरा हुआ। तो कल हम लोगों ने ये बंद के अभ्यास देखे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राणायाम में। अभी तक इसलिए हम लोग बंद नहीं लगाते थे क्योंकि हमारी क्लास नहीं हुई थी, इसके बारे में जानकारी भी आवश्यक है। तो आज बंद की क्लास हो गई है, तो डेली रूटीन में हम लोग तीनों बंद भी लगाना प्रारंभ करेंगे। जी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई प्रश्न बनता हो इसमें तो प्रश्न हम लोग बात कर सकते हैं। जी। किसी प्रश्न कोई बनता हो या कोई अनुभव अपना बनता हो तो उस पर बात की जा सकती है। प्रणाम भैया। बहुत सुंदर जी डॉक्टर साहब प्रणाम। एक्सप्लेनेशन और बहुत सुंदर प्रैक्टिकल। दो तीन थोड़े से क्वेरीज भी थी। जैसे हम लोगों के यहाँ भी मेडिकल साइंस में भी फिजियोथेरेपी में यही लगाए जाते हैं, बहुमूत्र मतलब एक्सरसाइज सिखाते हैं। जैसे बड़ी उम्र में बहुमूत्र हो जाता है लेडीज को बार 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 बार, क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं नीचे की पेरिनियल एरिया की, तो यही सिखाया जाता है। तो वहां पे तो लेट के भी करो कहते हैं, तो ये ठीक रहेगा? दूसरा प्रश्न ये है, अभी कई अलग अलग बंदों के बारे में अलग अलग करूंगी मैं, पहले हम इसको समझ लें। तो ये एक्सरसाइज की तरह उनको सिखाते हैं जिससे ये बार बार यूरिन जाने के, लोग डर के मारे पानी नहीं पीते, और पानी नहीं पीने की वजह से और अलग समस्याएं हो जाती हैं। तो बेचारे ट्रेवल करते हैं तो कई कई 10 10 20 20 घंटे पानी नहीं पीते, उसके बाद उनको यूटीआई और क्या, तो ये बहुत ही यूजफुल है, इसलिए वहां पे ये सिखाते हैं, दवाइयों के संग भी सिखाते हैं, मतलब पर ये प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये रात को बार बार यूरिन उठ के जाना है तो इसमें बड़ी यूजफुल होती है। पर वो लेट के करो कह देते हैं कि आराम से लेटे लेटे आप करो तो ये तब इफेक्टिव होगा। दूसरा, यदि किसी को प्रॉब्लम है जैसे घुटने में, तो एड़ी नहीं लगा सकता वो यहाँ पर सीवन में, तो तब भी ये उतना ही इफेक्टिव होगा। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे ध्यान दिया है देवी देवताओं के चित्रों में जो है वो एड़ी को हमेशा, आपने चाहे शंकर जी की फोटो देखी होगी चाहे माँ दुर्गा की, उस पे बैठे एक पैर उनका फोल्ड होता है और वो इस तरह जल, तो इसका कुछ ब्रेन से भी कनेक्शन है। सदगुरु ये उन्होंने सोचा कि वो आपके जैसे एकदम ध्यान को एकदम मतलब वो एक कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? तो मैंने कई जगह चेक किया तो उसमें यही तरह था। वो अपने उससे भी स्वरयोग से भी का भी प्रयोग करते हैं और एक एक पैर को फोल्ड करके इधर रखे रहते हैं। तो ये सब होगा तो क्या लेट कर किया जाने में इफेक्टिव होगा? तो अभी फिलहाल हम इस पे सोचते हैं, फिर जालंधर वर्ण के बारे में भी कुछ पूछूंगी। जी। जी बिल्कुल लेट के किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लेट के करने में। ये मूल बंद, शक्ति चालनी या फिर वज्रोली इत्यादि तो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं इसको, है ना। कोई भी स्थिति में आप तो अपना, हम लोग अपना काम करते करते भी इसको जब भी ध्यान आ जाए तब भी ये अभ्यास कर सकते हैं। 5 10 बार 10 बार जो इसको, इस अभ्यास को कर लिया, है ना। गुदा का संकुचन करना फिर छोड़ना, मूत्रेंद्र का संकुचन छोड़ना, तो ये तो किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। ये बंद तो ऐसा है जब कोई भी किसी स्थिति में भी किया जा सकता है। अब उद्यान बंद और जालंधर बंद में तो दिक्कत है, तो इसको तो ऐसे नहीं लगा सकते, लेकिन इसको तो कभी भी किसी स्थिति में भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने कि लेट के भी इसका अभ्यास हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ना जो लोग फील्ड में जाते हैं, मतलब ये बड़ी उम्र की माताएं वगैरह शक्तिपीठों पे आती है, सबको ये प्रॉब्लम, तो हम उनको ये सिंपल ढंग से समझा सकते हैं। तो बिल्कुल हमेशा गुरुदेव का तो हमारा ध्यान ऐसे ही उन्होंने कुछ किया है कि हर समय उन लोगों की तरफ जाता है जिनको नहीं पता है या उनकी हम कैसे मदद करें। तो ये हम सब बिल्कुल। लेडीज को सिखा सकते हैं, खासकर जी। माताओं को तो बहुत। बहुत है, बहुमूत्र वालों को, उससे काफी चीजें उनकी ठीक होती हैं। और ये इसके जालंधर बंद के बारे में थोड़ा सा, विशुद्धि चक्र तो इससे एक्टिवेट होगा ही, और लेकिन ये जो है 16, क्योंकि यहाँ पे 16 पंखुड़ियां भी होती हैं इसके, अगर हम नीले रंग का भी ध्यान करें तो शायद ज्यादा उससे फायदा होगा। और जिसको सर्वाइकल है स्पॉन्डिलोसिस से, तो उसको फिर कंठकूप में थोड़ी नहीं लगानी चाहिए, ये चीज हम बताएंगे क्या ठीक रहेगा या नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सर्वाइकल में ये समस्या रहती है क्योंकि गर्दन को आगे झुकाने के लिए मना किया जाता है ना। हम्म। तो फिर उसमें जो है हम लोग थोड़ा सा, थोड़ा बस कंठ को थोड़ा सा टाइट करके हम लोग वहीं पर उसको भावना कर सकते हैं जालंधर बंद की ना। उसको नीचे नहीं झुकाएंगे ऐसे करके, क्योंकि नीचे झुकाएंगे तो सर्वाइकल रीजन में फिर जो है आगे की तरफ मोड़ेंगे तो और दिक्कत आएगी। तो उसमें तो हाँ। सीधे ही गर्दन को रखना पड़ता है। जी तो जी जी। सर्वाइकल के पेशेंट हो गए। और उद्यान बंद में जो है ये हमें ये ध्यान रखना चाहिए जिनका हर्निया वगैरह का ऑपरेशन हुआ है हाँ। उनको भी उद्यान बंद नहीं लगाना चाहिए, या जिनका जो है आंत संबंधी जिनको कोई समस्याएं हैं, है ना, लिवर संबंधी समस्याएं, किडनी संबंधी समस्याएं,
तो उनको जो है बंदों का अभ्यास नहीं करना चाहिए जब तक जो है वो समस्या सही ना हो जाए। तो ये चीजों का ध्यान हम लोग को रख के चलना चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए। जी जी, और सावधानी पहले बतानी जरूरी है, सॉरी। और बिल्कुल लेकिन जी, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि लोग उसमें अति उत्साह में आके करने लगे और प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो गुरुदेव ने कहा पहले सावधानी पहले बताओ, बाद में उनको। हर एक का अलग अलग शरीर है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जी जी, तो ये अलग अलग, फिर अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, किसी तरह की हर्निया या कुछ है, तो फिर वो बंधों को अलग अलग लगाएगा, मतलब मूल बंध अलग लगाएगा, उद्यान नहीं लगाएगा। और जालंधर लगा लेगा, कैसे वो कैसे होगा? दो हाँ तो एक फिर समय लगा। हाँ वो जी। उसी हिसाब से जो जिस शरीर के हिस्से में समस्या है उसका बंद ना लगाया जाए, और बाकी हम्म बंद लगा सकते हैं। तो ये तो हम्म। बाकी तो अपने विवेक के आधार पर ही है, क्योंकि योग जो है बड़ी सहजता से होना चाहिए, है ना। जी हाँ तो आसन होता है सहज स्थिर सुखम, जिसमें सहजता आए, स्थिरता आए और सुख मिले, वही आसन होता है। अब जिस आसन में जो है बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, तो फिर वो आसन लगा के उसमें कोई फायदा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, साइड इफेक्ट ही होगा उससे। जी जी जी। तो मूलाधार मूल बंध में मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है, पृथ्वी तत्व संतुलित हो रहा है, ये सब भावना भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर जैसे सकते हैं। शरीर ही पृथ्वी और स्थूल शरीर फिर ठीक होएगा ही, उसमें लाल रंग का ध्यान, मतलब बहुत सी चीजें ऐड की जा सकती हैं इसमें। जी। बिल्कुल कर तो सकते एड़ी हैं इसमें। वाला। ये हाँ। है, इसमें जितना जितना हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें हम्म, चक्र जितना भी है, भाव करते जाएंगे उतना ही उतना ही ज्यादा इसमें फायदा प्रभावी होगा, होगा। है ना। चक्र भी जी। है, तत्व साधना भी की जाती है, हाँ, चक्र पे तत्व मूलाधार साधना भी चक्र करते श्वथ, हैं। हाँ, ये संग में दो तीन चीजें अगर ऐड कर लें तो शायद ज्यादा उसका फायदा होगा। तो और बिल्कुल। दूसरा ये एड़ी वाला, अगर नहीं लगा सके तो हाँ भी इफेक्टिव उतना ही होगा। बिल्कुल। अभी देखिए मैं बिना एड़ी के लगाए हुए किया है इसको, इसको हाँ बिना एड़ी लगाए हुए ना, ये अभी मैं बिल्कुल सिंपल बैठा हूँ इसको, है ना। हाँ। तो ये इस तरीके से भी फायदेमंद होता है, क्योंकि जी। एड़ी में दिक्कत आती, लोग इतना घुटने नहीं मोड़ के बैठ सकते, हम्म। तो उसमें जो है, अब इससे फायदा क्या होता है, एक चीज आपने और पूछी थी कि भगवान शंकर ये हाँ, लोग लगाए देखा रहते हैं। मैंने। जी जी। तो इसमें एक तो जो है देखिए, ये एक तो हमारा सिद्धासन का अभ्यास होता है। सिद्धासन जो है, इसको जैसे एक पैर को यहाँ पर आपने हमने सीवन में लगा लिया एड़ी के नीचे, और दूसरे को बिल्कुल यहाँ पे ही रख लेते हैं, एड़ी के ऊपर एड़ी आ जाती है, तो ये सिद्धासन का अभ्यास हुआ ये, है ना। तो ये प्राणायाम में अभ्यास बहुत ही ये लाभकारी होता है, इससे सहज मूल बंद लग जाता है, क्योंकि एड़ी हमारी जी। सीवन में लगी हुई है, तो एड़ी पे बैठ जाते हैं, और ये दूसरे पैर की एड़ी पे बिल्कुल एड़ी रख लेते हैं। तो इससे पूरा का पूरा हमारा स्वादिष्टान से लेके और ये पूरा इसमें, ये इसमें आ जाता है। तो ऐसे करके जो है इसको सिद्धासन बोलते हैं। गुरुदेव ने, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, गुरुदेव ने आसनों में सबसे महत्वपूर्ण दो आसन बताए हैं। एक सिद्धासन बताया, प्राणायाम के समय से कुंडलिनी जागरण का भी लाभ मिलता है, सिद्धासन जो इस तरीके से हमने लगाया हुआ है। दूसरा पद्मासन। तो पद्मासन में क्या होता है, इससे सिद्धासन और पद्मासन से एक और फायदा होता है, इससे कभी भी जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होती है, आप ऐसे करके नहीं पद्मासन में बैठ सकते, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है। तो इसलिए जो है, ये ध्यानात्मक ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, अगर इनका अभ्यास हो जाए, सहजता से जितना हो जाए, तो उतना में हम लोग, जैसे ही हम लोग ये देखेंगे, इसको लगाते हैं तुरंत एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, एनर्जी का ऊर्ध्वागमन चालू हो जाता है। ये पद्मासन बड़ा ही प्रभावकारी रहता है, ये इसका बहुत ही गहरा प्रभाव है, ध्यान में तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। मन में चंचलता बढ़ रही तो पद्मासन लगा लेंगे तो चंचलता कम हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ऐसा तो नहीं घुटने खराब है हमारे, है ना, हम्म। या फिर कोई दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, बिना अभ्यास के नहीं करना चाहिए इसको। जी वैसे प्रणाम, एक प्रश्न मेरा भी था जी इसमें। डॉक्टर साहब। हाँ, मैंने कहा ये जो हमारा अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक है, ये जो मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, बाह्य कुंभक में ज्यादा अच्छी तरह से लग सकता है। मुझे, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये है, बट मेरे ख्याल से दोनों में ही गुरुदेव बता रहे हैं हमको, तो दोनों में करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि बाह्य कुंभक में ज्यादा आसानी से लगेगा या अंतः कुंभक में ही ज्यादा अच्छा लगेगा? तेज। जी, अलग अलग बंद जो होते हैं वो अलग अलग हिसाब से उसमें लगते हैं। जैसे आप ये करें तो आप जालंधर बंद लगाएं, और मूल बंद ये अंतः कुंभक में बहुत बढ़िया लगते हैं, अंदर शक्ति पूरी भर जाती है, और उस पर प्रेशर लगाते हैं तो बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट होता है अंदर। तो ये दोनों जो है अंतः कुंभक में बहुत बढ़िया लगते हैं। और जो हमारा उद्यान बंद होता है ये बाह्य कुंभक में बढ़िया लगता है। तो ये अलग अलग कुंभक के हिसाब से अलग अलग जो है इसको, ये हम लोग हाँ, लगा सकते हैं।
जी भाई साहब, जो तीनों जब लगाते हैं तब मेरा प्रश्न है, तीनों एक साथ लगा रहे हैं तब हमारा जो है बाह्य कुंभक में ज्यादा अच्छी तरह से लगेगा, मेरा अपना ख्याल है। आप क्या नहीं, इसमें कहते दोनों में बिल्कुल। आपने कहा कि बाहरी कुंभक में, तो बाहरी कुंभक में हमारा जो है तीनों लग जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर शक्ति भरी हुई होती है तो फिर हमारा ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से प्रेशर जो आता है तो वो और भी ज्यादा फायदा करता है। ये उद्यान वन जो है वो हमें सांस छोड़कर, मतलब वह जब हम सांस छोड़ देते हैं तब लगाना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो अगर हम लोग सांस भरी हुई होगी और उस समय हम ध्यान बंद लगाएंगे तो। देखिए इसमें उद्यान बंद आपने जो है बिल्कुल सही कहा, सांस छोड़ के बढ़िया लगता है। लेकिन अंदर जब ये प्राणवायु भरी रहती है तो जितना लग सके उतना लगा लेना चाहिए, है ना। वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि अंदर जो है हवा भरी हुई है, तो ज्यादा नहीं लगा पाएंगे आप उसको। लेकिन फिर भी अंदर जब प्राणवायु भरी हुई है थोड़ा सा हल्का प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर से जो प्राणवायु और जो है अंदर के अवरोधों को समाप्त करेगी। तो इसलिए जो है अंतः कुंभक में भी हम लोग थोड़ा सा, भले ही थोड़ा सा लगे लेकिन लगा लेते हैं उसको, उद्यान बंद को। और बाहरी कुंभक में तो बढ़िया लगता ही है। राय कुंभक में तो लगाना ही है, उद्यान वन राय कुंभक में ही लगाया जाता है, तो इसीलिए हाँ, मैंने। अंतः कुंभक में भी लगाया जाता है। अंत्य कुंभक में भी लगाया जाता हाँ, है कि। अंतः कुंभक में जितनी सहजता उतना ही लग पाता है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उतना ही हाँ, लगेगा। अपने आप ही नहीं लगेगा अपना। जी। जी भैया प्रणाम। जी आज प्रणाम। हमारी समस्या का समाधान हो गया भैया। जैसे कि सारे आसन प्राणायाम का सिद्धासन ही मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना भैया। दीदी तो एक बार फिर वे एक बार। करने से सिद्धासन करने से। जी। जी भैया। हाँ हाँ दीदी, आप क्या कह रहे अच्छा थे एक तो बार। मतलब बोल रहे थे भैया कि हम जब आप करवा रहे थे बहुत सहज भाव से करवा रहे थे, पर मेरे मन में यही संकल्प चल रही थी कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, कैसे करेंगे। पर आप बताए सिद्धासन के बारे में कि ये सारे आसन को कमांड करता है, मतलब कुछ ना भी करे तो सिद्धासन करेंगे तो कमांड हो जाएगी। तो बहुत अच्छा, मतलब बीच बीच में आराम से बैठ के कर सकते हैं, है ना भैया। जी, कभी भी समय मिले तो उसको किया जा सकता है। जी। इसके लिए तो देखिए, पद्मासन सिद्धासन के लिए तो ये भी आवश्यकता नहीं है कि पेट खाली होना चाहिए, भोजन का कोई वो, ये तो कभी भी लगा सकते हैं हम लोग। भैया मेरे सवालों का जवाब मिल गया भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी बहुत दीदी, आभार भैया, प्रणाम। गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये उन्हीं की दी हुई विद्या है। जी। तो जी तो भैया। इसको प्रैक्टिकल करें रोज हम लोग। रोज जो है हम इसको ये करते रहें, इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल इसका करते रहें, तो ये हमारे अभ्यास में आ जाएंगे और फायदा भी करेंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है समय भी हो गया है। तो आज के सत्र को यहीं समाप्त किया जा सकता है। और उसके बाद पुनः हम लोग जो है अगले सत्र में हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे मुद्राओं के बारे में। तो ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। और परम पूज्य प्रणाम गुरुदेव भैया। वंदनीय माता जी। जी। ये ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए शांति जो पाठ कि करते हैं। जो कि पीडीएफ में सब। ओ शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया। बहुत बहुत प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम।